अमेरिका में फिर पेश आया मास शूटिंग का वाकया। न्यू जर्सी में गोलीबारी में 2 अफराद की मौत और 12 लोग हुए जख्मी। मकामी इंतजामिया के मुताबिक कम्बरलैंड काउंटी में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हमलावर ने की फायरिंग में एक खातून भी हुई हलाक। एक जख्मी की हालत बनी हुई है नाजुक। हमले की वजूहात और हमलावर की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। कैंप डेविड से वीकेंड गुजार व्हाइट हाउस पहुंचे अमेरिकी सदर और उनकी अहलिया। वाज़ेह कि ये वही मकाम है जहां 2000 में PLO चीफ यासिर अराफात और उस वक्त के इजरायली वज़ीर आज़म इहिद बराक के दरमियान तारीखी कैंप डेविड के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत हुए थे। सदर बाइडेन आज फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के सदर दफ्तर का करेंगे दौरा और मंगल को जॉर्ज फ्लॉयड की पहली बरसी की तकरीब में हो सकते हैं शामिल। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों ने आलमी इदारा सेहत को मज़ीद बाख्तियार बनाए जाने का किया मुतालबा। आलमी वबा की सूरत में WHO टीम को मुतासरा ममालिक में फौरी दाखिले और डेटा जमा करने का अख्तियार दिए जाने का किया मुतालबा। मैक्रों के अलावा जर्मन चांसलर ने WHO की फंडिंग में इजाफे का भी किया मुतालबा। लात्विया की एयर बाल्टिक ने प्रवास के लिए बेलारूस की फ़िज़ाई रूट इस्तेमाल न करने का किया ऐलान। कंपनी के तर्जुमान ने किया ऐलान। बेलारूस के जंगी तैयारे की जानिब से मुसाफिर बरदार जहाज़ को मिस्र में उतरने पर मजबूर किए जाने के पेश नज़र लिया गया फैसला। तैयारे में सवार हुकूमत मुखालिफ सहाफ़ी को किया गया गिरफ्तार। इस कार्रवाई की यूरोप और अमेरिका ने की तनकीद। लिथुआनिया के वज़ीर आज़म इंग्रिडा साइमोनेट ने आलमी बिरादरी से किया मुतालबा। बैनुल-अक़वामी प्रवासों के लिए बेलारूस का फ़िज़ाई रूट बंद करने का किया मुतालबा। बेलारूस के सहाफ़ी रोमन प्रोतासेविच की गिरफ्तारी के बाद बेलारूस हुकूमत पर जंगी तैयारे के जरिए मुसाफिर बरदार जहाज़ को अगवा करने और शहरियों को गिरफ्तार करने का आयत का इल्ज़ाम। आलमी बिरादरी से किया बेलारूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। यूएफा चैंपियंस लीग फाइनल देखने जाने वाले मैनचेस्टर सिटी मद्दाहों का क्लब उठाएगा सफरी और दीगर खर्चा। क्लब के मालिक शेख मंसूर ने कहा फ्लाइट और दीगर खर्चों का भार क्लब के जिम्मे होगा। आइंदा 29 मई को पुर्तगाल के पोर्टो शहर में इंग्लिश प्रीमियर के 2 क्लब मैनचेस्टर सिटी और चेल्सी के बीच खेला जाएगा यूएफा चैंपियंस लीग का खिताबी मुकाबला। वाज़ेह हो कि ये मुकाबला पहले इस्तांबुल में होने वाला था, लेकिन कोरोना के सबब इसे पोर्टो ने मुंतकिल कर दिया था। सालाना बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में द वीकेंड को मिला सबसे ज़्यादा 10 अवार्ड। आफ्टर हाउस नामी एल्बम को 16 ज़ुमरे में किया गया नामजद। मरहूम रैपर पॉप स्मोक को मिले 3 अवार्ड। इसके अलावा स्मोक के एल्बम शूट फॉर द स्टार को टॉप रैप एल्बम का दिया गया अवार्ड। जनूबी कोरिया के मेगा बैंड BTS को भी मिला 3 अवार्ड। डायनामाइट को सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाले गानों का मिला अवार्ड। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर 5 दिनों के दौरे पर अमेरिका पहुंचे और वे अगले 5 दिनों तक यानी कि 28 मई तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। UN में हिंदुस्तान के राजदूत TS त्रिमूर्ति ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। कोरोना बहरान के बीच वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर का ये दौरा भारत की वैक्सीन ज़रूरतों के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है, ख़ासतौर पर ऐसे में जबकि अमेरिका 8 करोड़ डोज वैक्सीन के दस्तयाब कराने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में हिंदुस्तान की कोशिश उसका बड़ा हिस्सा हासिल करने की होगी। एस जयशंकर अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे। अमेरिकी कंपनियों के साथ कोविड-19 वैक्सीन की ख़रीद और बाद में जॉइंट प्रोडक्शन के इम्कानात पर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन के जनवरी में ओहदा संभालने के बाद हिंदुस्तान के किसी अहम वज़ीर का ये पहला दौरा है। जंगबंदी के बाद गजा की बाज़ आबादकारी के लिए कोशिशें तेज़ हो गई है। अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी के एहलकार गजा का दौरा कर नुकसानात का जायज़ा ले रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मिस्र के वज़ीर ख़ारजा समेत शौकरी ने आज रामल्ला का दौरा किया और फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। दोनों लीडरान के दरमियान जंगबंदी और गजा की तामीर नौ को लेकर चर्चा हुई है। वाज़ेह हो कि 11 रोज़ा
जंगबंदी में मिस्र और कतर का अहम रोल रहा है। मिस्र की सालिसी के बाद ही दोनों फरीक सीज़फायर पर राजी हुए। गजा की तामीर नौ को लेकर मिस्र ने सबसे पहले इमदाद का ऐलान किया था। जंगबंदी के ऐलान के बाद फिलिस्तीन और इजराइल के दरमियान कशीदगी कम नहीं हुई है। जंग तो खत्म हो गई है, लेकिन शहरियों के बाहमी तसादुम का सिलसिला जारी है। मशरकी यरूशलेम में एक मुबैना फिलिस्तीनी हमलावर को इजरायली सिक्योरिटी एहलकारों ने गोली मारकर हलाक कर दिया। फिलिस्तीनी शख्स पर सिक्योरिटी एहलकार समेत 2 लोगों पर चाकू से हमला करने का इल्जाम था। इजरायली एम्बुलेंस सर्विस के मुताबिक हमले में एक शख्स मामूली तौर पर जबकि दूसरा शख्स शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। यह हादसा शेख जर्राह के करीब पेश आया है। वाज़ेह हो कि जंग शुरू होने से कबल ही इस इलाके में कशीदगी फैली हुई है। इजरायली हुकूमत यहाँ आबाद फिलिस्तीनियों को उनके घरों से बेदखल करना चाहती है, जिसे लेकर रमज़ान के महीने से ही पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहा है। फिलिस्तीनियों का कहना है कि ये इनके आबा अजदाद की मिल्कियत है, जबकि इजरायली हक्काम का कहना है कि ये अराज़ी उनकी ज़मीन से मालिक से खरीदी हुई है। ये मामला इजरायली सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। इससे कबल मस्जिद अक्सा के अहाते में भी इजरायली सिक्योरिटी फोर्स और मकामी अरब बाशिंदों के दरमियान झड़प हुई थी। बड़ी तादाद में नौ आबादियत में रहने वाले यहूदी सिक्योरिटी एहलकारों के साथ मस्जिद अक्सा में दाखिल हो गई, जिसके बाद कशीदगी पैदा हुई। इत्तलात के मुताबिक मस्जिद अक्सा में नमाज अदा कर रहे नमाजियों के साथ मारपीट की गई है और इन्हीं शाहिदीन का कहना है कि यहूदियों को अहाते में दाखिल कराने के लिए नमाजियों को निशाना बनाया गया। ग्यारह दिनों तक इजरायली फ़िज़ाइया के हमले और बमबारी के नतीजे में गजा में भारी पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ है। इस दौरान 66 बच्चे और 34 ख़वातीन समेत 243 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 1900 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी हुए हैं। वहीं दर्जनों इमारतें ज़मींबोस हो गई हैं। इस दौरान बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है। कहा जा रहा है कि इनकी तामीर नौ में अरबों डॉलर और तवील अरसा लग सकता है। सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें गुज़िश्ता 10 मई को इस्राएली हमले से कबल और उसके बाद की है। इनमें अल-जला टावर नामी वो इमारत भी है जिसमें बैनुल-अक़वामी मीडिया हाउस के दफ्तर हुआ करते थे। इस्राएली हमले में इस इमारत को बुरी तरह नुकसान पहुंचा। इसराइल का दावा है कि इमारत में हमास का इंटेलिजेंस सेल सरगर्म था। बताया जा रहा है कि इस्राएली हमले में 450 से ज़्यादा इमारतें ज़मींदोज़ हो गईं, जबकि मकामी हुक्काम का कहना है कि 11 दिनों के दौरान 17,000 से ज़्यादा रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। हमलों के दौरान कमर्शियल बिल्डिंग, कसीर मंजिला रिहायशी इमारतें और निजी घरों के अलावा अस्पतालों को भी भारी नुकसान पहुंचा। इसराइल का कहना है कि उसकी जानिब से सिर्फ हमास के अस्करी ठिकानों को ही हदफ बनाया गया और जिन इमारतों को नुकसान पहुंचा है वो हमास के ज़ेरे इस्तेमाल थी। जंगबंदी के बाद अब नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि गजा की तामीर नौ में लंबा अरसा और कसीर सरमाया दरकार होगा। हमास ने इसराइल से नुकसानात का मुआवजा तलब किया है। उधर मिस्र ने गजा की तामीर नौ के लिए 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर देने का ऐलान किया है। इसराइली हमले के नतीजे में कितना नुकसान हुआ इसका सही आदादोशुमार अभी सामने नहीं आया है। ताहम गजा में हाउसिंग की वजारत का कहना है कि 16,800 रिहायशी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है, जिनमें से 1800 के करीब पूरी तरह ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। इसी तरह पावर सप्लाई का निज़ाम भी बुरी तरह मुतासिर हुआ है। हमले से कबल गजा में 12 घंटे बिजली सप्लाई होती थी, जबकि इस वक्त सिर्फ 3 से 4 घंटे बिजली मिल रही है। इसराइली बमबारी से ज़राती ज़मीनें, पोल्ट्री फार्म और ग्रीन हाउसेस को भी भारी नुकसान पहुँचा है। माहिरीन इक़्तिसादियात का कहना है कि इस दफ़ा गजा की तामीर नौ पर 2014 से भी ज़्यादा वक्त लगेगा। गुमान किया जा रहा है कि गजा की तामीर नौ के लिए कम से कम 8 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रकम दरकार होगी। वाज़ेह हो कि 2014 में इसराइल और हमास के दरमियान 7 दिनों तक जंग हुई थी। उस वक्त आलमी बिरादरी ने फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए 5.4 अरब अमेरिकी डॉलर का अतिया देने का वादा किया था, जिनमें से आधी रकम गजा की तामीर नौ पर खर्च होनी थी।
माली इमदाद के अलावा मिस्र की जानिब से गजा में इंसानी और तिब्बी इमदाद भी भेजने का ऐलान किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि दीगर अरब ममालिक, आलमी बैंक और यूरोपीय यूनियन भी काहिरा की तर्ज पर गजा की तामीर नौ के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। इस्तकबाल आपका ब्रेक के बाद। पाकिस्तान में फिलिस्तीन की हिमायत में रैलियों का सिलसिला जारी है। इतवार को इस्लामिक पार्टी जमात इस्लामी ने रैली की कॉल दी थी, जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस रैली का इनेकाद कराची समेत पाकिस्तान के कई शहरों में फिलिस्तीन मार्च के नाम से किया गया। रैली में शिरकत कर रहे लोग फिलिस्तीनी परचम लहराते हुए जमकर नारेबाजी कर रहे थे। उनके हाथों में फ्री फिलिस्तीन के पोस्टर और प्ले कार्ड्स थे। ये फायरबंदी बिल्कुल आरजी है और माजी में भी इस तरह जंगबंदी हुई है, लेकिन हमेशा इसराइल ने फिर उनके मुखालिफत की है, उनको तोड़ा है और जब भी उनको मौका मिला उन्होंने दोबारा हमला किया है। ये कोई हल नहीं है, हल एक ही है कि इसराइल अपने उन इलाकों से निकल जाए जिन इलाकों पर उन्होंने कब्ज़ा किया है। हमारी डिमांड सिर्फ इतनी है कि फ़लस्तीनियों को इस बात का हक़ होना चाहिए कि वो अपनी सरज़मीन पर रहें और इसराइल के नापाक वजूद को ख़त्म होना चाहिए। बैतुल मक़दस और मस्जिद अक़सा को आज़ाद होना चाहिए और जो नुकसान इसराइली दरिंदगी के नतीजे में हुआ है उसको आलमी सतह पर पूरा होना चाहिए। लंदन में इजरायली एम्बेसी के सामने हुए फसाद को लेकर ब्रिटिश पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिल रही इत्तला के मुताबिक तकरीबन 350 लोग फिलिस्तीन की हिमायत में मुजाहरा करने के लिए लंदन में वाक़ई इजरायली एम्बेसी के सामने इकट्ठा हुए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान इजराइल के परचम को नजरातिश कर दिया और पास खड़ी कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। हालांकि लंदन पुलिस इन फसादों को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिससे लंदन की पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान धक्का मुक्की भी हुई। इजराइल के वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल और फिलिस्तीन पर जोर दिया है कि जंगबंदी के बाद तारीखी तनाज़े को ख़त्म करने का एक बेहतरीन मौका मैसर हाथ आया है। ब्लिंकन ने दोनों ही हुकूमत पर जोर दिया है कि वो सियासी तस्वीर के लिए संजीदा कोशिश करें, वरना मुस्तकबिल में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिका 2 रियासती फार्मूले की हिमायत करता है और करता रहेगा। उन्होंने कहा कि इसी के जरिए खत्ते में दायमी अमन कायम हो सकता है। ब्लिंकन ने जंग से तबाह हुए गजा की तामीर नौ में भी मदद करने का यकीन दिलाया। उन्होंने साफ कर दिया है कि इस काम में हमास से किसी तरह की मदद ना ली जाएगी और उसे बाइडेन इंतजामिया कोई मदद फराहम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि इस हवाले से सिर्फ फ़लस्तीन अथॉरिटी के साथ ताउन किया जाएगा। एक तरफ आलमी ताकतें इस शर्त के साथ गजा की तामीर नौ में शिरकत चाहती हैं और इमदाद की रकम हमास के हाथ में ना पहुंचे, जबकि गजा पर कंट्रोल रखने वाले हमास इस बात पर अड़ा हुआ है कि इमदादी रकम उसके हाथ से होकर ही गुजरेगी। अमेरिका का कहना है कि इमदादी रकम फ़लस्तीन अथॉरिटी या फिर इमदादी एजेंसियों के जरिए गजा को पहुँचेगी। इजरायली वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि इजराइल अमेरिका और दीगर मुल्कों के साथ राब्ता बनाकर इस बात को यकीनी बनाने की कोशिश कर रहा है कि इमदादी रकम हमास के हाथों में ना पहुंचे। उधर ईरान के एक सीनियर ओहदेदार ने कहा है कि ईरान की जानिब से हमास को करोड़ों डॉलर फराहम कराए जा रहे हैं और हमास की
फंडिंग ईरान के सरकारी प्रोग्राम का हिस्सा है। ईरानी हुद्देदार ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि गजा में रॉकेट तैयार करने वाले 3 ज़ेर ज़मीन कारखाने काम कर रहे हैं। ईरानी हुद्देदार के मुताबिक ईरान की मदद से हमास तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेट तैयार कर चुका है। मगरबी ज़राए के मुताबिक हमास को यूरोप के बाज़ फलाही इदारों से भी मदद मिल रही है। एक ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। इस हफ्ते वाशिंगटन डीसी से अमेरिकी नेशनल गार्ड्स की तैनाती हटाई जा सकती है। मिल रही इत्तला के मुताबिक जवानों को उनके होम बेस में फिर से तैनात किया जा सकता है। जनवरी महीने के 6 तारीख को अमेरिकी कांग्रेस पर हुए हमले और तशद्दुद के बाद इन नेशनल गार्ड्स को यहां तैनात किया गया था। जानकारी के मुताबिक अमेरिकी दारुल हुकूमत में तकरीबन 5200 नेशनल गार्ड्स की तैनाती की गई थी। म्यांमार की बर्खास्त की गई आंग सान सू की फौजी तख्तापलट के बाद पहली बार निजी तौर पर कोर्ट में पेश हुई और म्यांमार की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सू की के वकील मिन मिन सोई ने जानकारी दी है कि सिटी काउंसिल की इमारत में एक खास अदालत में सुनवाई के लिए वो पेश हुई हैं। वकीलों ने विनमिंट से भी मुलाकात की, जो कि मुंतखब सरकार में प्रेसिडेंट थे और उसी सरकार की सू की स्टेट काउंसलर थी। सू की के खिलाफ क्रिमिनल केसेस के तहत कई इल्ज़ाम आयद किए गए हैं, लेकिन पिछली बार उन्हें अदालत में एक वीडियो लिंक के जरिए पेश किया गया था। निजी तौर पर उन्हें अपने किसी भी वकील से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। मिन मिन सोई ने बताया कि सू की ने म्यांमार के लोगों को पैगाम दिया कि नेशनल लीग डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा उनके साथ रहेगी। एनएलडी तब तक रहेगा जब तक लोग रहेंगे। अदालत में सू की को देखकर उनकी सेहत ठीक लग रही थी। उन्होंने अदालत में सुनवाई से पहले ही वकीलों के साथ आमने सामने बैठकर 30 मिनट तक बात की। 1991 में नोबेल प्राइज़ जीत चुकी 75 साल सू की म्यांमार में तख्तापलट के बाद कई क्रिमिनल मामलों का सामना कर रही हैं। इनमें 2 मामले साल 2020 के इंतखाबी तशरीह के दौरान कोरोना से मुतालिक नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट लॉ की खिलाफ वर्जी करने का है। दुनिया में चीन के 2 ही सबसे बड़े दुश्मन हैं, एक अमेरिका और दूसरा हिंदुस्तान। सोचिए, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि कोरोना वायरस की मार सबसे ज़्यादा अमेरिका और हिंदुस्तान पर पड़ी है। दुनिया में कुल 16 करोड़ कोरोना के जो इन्फेक्टेड हैं वो लोग हैं और जिसमें से 6 करोड़ सिर्फ अमेरिका और भारत में हैं। तो ये चीन की वबा क्या हिंदुस्तान और अमेरिका के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? इसी सवाल को लेकर अमेरिका की खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया में कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से ही फैला था। इससे पहले अमेरिका ये भी अंदेशा जता चुका है कि कोरोना वायरस असल में चीन की वायरस जंग की तैयारी का हिस्सा है। जिस चाइनीज बीमारी से पूरी दुनिया में 34 से 35 लाख लोग मर गए, 17 करोड़ लोग बीमार पड़ गए, वो कोरोना आया कहां से? न चीन बता रहा है, न WHO को पता लग रहा है, न अमेरिका ढूंढ पा रहा है, न यूरोपियन यूनियन को कुछ सुराग लग रहा है, न एशिया, न ऑस्ट्रेलिया। मतलब पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता कि ये SARS-CoV-2 बीमारी पैदा कहां से और कैसे हुई। और इसी सवाल का जवाब ढूंढने में अमेरिका की यह खुफिया रिपोर्ट बड़े तथ्य पेश करती है। अमेरिका में द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अमेरिकी खुफिया विभाग की रिपोर्ट के हवाले से 5 बड़े खुलासे किए हैं। दावा किया गया है कि नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कई रिसर्चर्स एक साथ बीमार पड़े थे। अमेरिका को बीमार पड़ने वाले
WIV के रिसर्चर्स की संख्या, उनके बीमार पड़ने की टाइमिंग, उनकी बीमारियों के लक्षण, उनके अस्पताल के दौरों का ब्यौरा और बीमारी के कारणों के बारे में भी जानकारी है। हालांकि ये रिपोर्ट जनवरी में ही आ गई थी, लेकिन अभी WHO की फिर से मीटिंग होने वाली है। ऐसे में कोरोना की वुहान लैब थ्योरी की चर्चा जोर पकड़ी तो अमेरिका ने भी इनकार नहीं किया। अमेरिकी राष्ट्रपति के चीफ मेडिकल एडवाइजर ने कहा है कि पुरानी जांच से वो सहमत नहीं है। स्रोत का सच तो पता लगना ही चाहिए। मैं सहमत नहीं हूँ। मुझे लगता है कि चीन में जो कुछ हुआ उसकी जांच हमें करते रहनी चाहिए, जब तक कि हमें पता न लग जाए कि चीन में हुआ क्या था। चीन पहले तो अमेरिकी मीडिया के खुलासे से चिढ़ा बैठा था, डॉक्टर फाउची के बयान से बौखला गया। अब चीन कह रहा है कि उसे तो लगता है कि वायरस अमेरिका के मैरीलैंड में जो फोर्ट डेट्रिक मिलिट्री बेस है वहां से निकला है। WHO को दूसरे देशों में भी कोविड महामारी की जांच करनी चाहिए। चीन की प्रोपेगेंडा मीडिया ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने ट्वीट किया, ठीक है, वुहान लैब की जांच हो गई है, अब अमेरिका के फोर्ट डेट्रिक बायोलैब की बारी है। इस ट्वीट से चीन की खुन्नस झलकती है, क्योंकि चीन पर कोरोना के स्रोत की जांच में ढेर सारे राज छिपाने के आरोप लगते रहे हैं। मसलन चीन ने झूठ बोला कि कोरोना का पहला मरीज 8 दिसंबर 2019 को वुहान में मिला था, जबकि अमेरिका के पास सबूत है कि नवंबर में ही वुहान लैब के कई रिसर्चर्स बीमार पड़ चुके थे। विशेषज्ञ मानते हैं कि वायरस के म्यूटेशन के आंकड़ों से साफ है कि संक्रमण दिसंबर से कई हफ्ते पहले ही शुरू हो चुका था। चीन कहता है कि उसने वुहान लैब के स्टाफ की एंटीबॉडी चेक कराई थी और वो नेगेटिव निकली। WHO की टीम ने कहा कि वुहान में 72,000 लोग बीमार पड़े थे। चीन ने 92 की जांच कराकर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई, बाकी का कोई डेटा शेयर नहीं किया। चीन कहता है कि WHO ने भी तो लैब से वायरस निकलने की आशंका को खारिज किया है। WHO की ही जांच टीम कहती है कि चीन ने न तो वुहान लैब के ब्लड सैंपल्स की जांच का डेटा दिया, न वुहान लैब का कोई रिकॉर्ड दिया, न चमगादड़ों पर की गई रिसर्च की कोई जानकारी दी। इतना ही नहीं, WHO की चीन वाली साझा जांच टीम ने जब रिपोर्ट दी थी, तब WHO के चीफ TA गेब्रेयेसस ने कहा था कि लैब वाले एंगल की जांच ठीक से नहीं हो पाई। ये साबित हो जाता है कि चाइना ने इस वायरस को लेबोरेटरी में बनाया और इस नियत से बनाया कि इसे जानबूझ के रिलीज़ करेगा और दुनिया में पैंडेमिक फैलाएगा। तो ये बहुत ही गंभीर इसके परिणाम चाइना के लिए हो सकते हैं। दूसरी ओर चीन न तो पहले वुहान में जांच करने देने को तैयार था, न अब है। लेकिन दुनिया को इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये चाइनीज महामारी शुरू कैसे हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब बात करते हैं तूफानों के नाम की। तूफानों के नाम एक से बढ़कर एक होते हैं, लोगों की दिलचस्पी का सबब रहे हैं। कैसे तय होते हैं आखिर तूफानों के नाम और कौन रखता है ये नाम, आइए जानते हैं और समझते हैं। अभी ताउते तूफान की तबाही से मुल्क उभरा भी नहीं था कि एक और चक्रवाती तूफान दस्तक दे रहा है। ताउते ने मगरिब से आकर तबाही मचाई थी, लेकिन अब तबाही पूर्व दिशा से आ रही है और इस तबाही का नाम है यास। इस तूफान को यास नाम ओमान ने दिया है, जिसका मतलब होता है निराशा। इससे पहले आए ताउते तूफान को नाम म्यांमार से मिला था। ये नाम म्यांमार में पाई जाने वाली छिपकली की एक तरह की नस्ल है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर तूफान का नाम क्यों रखा जाता है और किस बेस पर रखा जाता है। इसलिए तूफान के नाम को लेकर अब हम आपको कुछ दिलचस्प बातें बताएंगे। यास और ताउते तूफान से पहले भी टीना, कटरीना, रीटा, नरगिस और लैला जैसे नाम तूफानों के रखे गए। 19वीं सदी के आखिरी सालों में ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स क्लेमेंट रैग ने समुद्री तूफानों को नाम देना शुरू किया था।
बाद में इस शख्स ने उन तमाम लीडरानों के नाम पर तूफानों का नाम रखना शुरू कर दिया जो उसे पसंद नहीं थे। हालांकि अब तूफान को नाम देने के लिए बहुत ही ऑफिशियल प्रोसेस पर अमल होता है। अब वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत आने वाली 5 इलाकाई ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने इलाकों में आने वाले तूफान का नाम तय करती हैं। ये नाम पहले से ही तय होते हैं ताकि इसे लेकर लोगों को वक्त पर जानकारी मिल जाए और वो बचाव की तैयारी कर सके। हिंदुस्तान जिस एरिया में आता है वहाँ तूफान का नाम 13 मुमालिक मिलकर रखते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग एशिया और प्रशांत पैनल ऑन ट्रॉपिकल साइक्लोन में 13 मुमालिक के मेंबर हैं। इनमें हिंदुस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान, मालदीव, ओमान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और यमन जो चक्रवात का नाम तय करते हैं। 8 मेंबरान वाले पैनल ने 2004 में 64 नामों की एक लिस्ट फाइनल की थी। पिछले साल हिंदुस्तान में कहर बरपाने वाले चक्रवात के लिए अम्फान नाम उस लिस्ट में आखिरी नाम था। WMO या इस्कैप तंजीम ने 2018 में 5 और ममालिक को शामिल करने के लिए मेंबरान की लिस्ट को बढ़ा दिया। पिछले साल एक नई लिस्ट जारी की गई थी जिसमें चक्रवातों के 169 नाम हैं। ये नाम 13 ममालिक के 13 राय मशवरों पर जारी किए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए जी सलाम।